जैसे जैसे प्रिया, मीरा, देव और आरव हिमालय में ऊपर चढ़ते गए, उनकी हर एक कदम के साथ चुनौतियां बढ़ती गईं। हवा पतली और बर्फीली होती गई। ऊंचाई के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी ने उनकी सांसों को और भी कठिन बना दिया। हर सांस एक जद्दोजहद थी। उनके फेफड़े जैसे जल रहे थे और हर एक सांस लेना एक संघर्ष बन गया था। रास्ता खतरनाक और संकरा पहाड़ से चिपका हुआ था। एक गलत कदम और वे गहरी खाई में गिर सकते थे। नीचे एक चक्करदार गिरावट एक गलत कदम का इंतजार कर रही थी। यह दृश्य उनके दिलों में डर पैदा कर रहा था। हमें गर्म कपड़े लाने चाहिए थे। ठंड ने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया था। प्रिया कांपते हुए अपनी शॉल को और कसकर लपेटती है। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थी। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बन जाती है। हर बार जब वह सांस लेती तो उसकी सांसें धुंध में बदल जाती। बैकलाइट, मूव फास्ट, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। देव हमेशा की तरह व्यावहारिक बस घुरघुराया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। उसने अपना बैग सही किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक से बंधा हुआ है। उनकी आपूर्ति का वजन उस पर दबाव डाल रहा था। हर कदम के साथ बैग का भार और भी भारी महसूस हो रहा था। उनके ऊपर हिमालय की चोटियां नुकीले दांतों की तरह आकाश को चीरती हुई थी। ये चोटियां उनकी यात्रा की कठिनाइयों का प्रतीक थीं। हल्के सूरज के नीचे बर्फ चमक रही थी, जैसे कि यह उन्हें अपनी सुंदरता से धोखा देने की कोशिश कर रही हो। एक भ्रामक सुंदरता उनके आसपास की कठोर वास्तविकता को छुपा रही थी। यह सुंदरता एक छलावा थी जो उनकी कठिनाइयों को छुपा रही थी। वे हिम तेंदुओं और हिमस्खलन के क्षेत्र में जा रहे थे, जहां हर कदम पर खतरा था। एक ऐसी जगह जहां हवा भी अपनी सांस रोक लेती थी। यह एक अजीब सी शांति थी जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। देखो, एक गांव, शायद वहां हमें कुछ राहत मिल सके। शायद हम आगे बढ़ने से पहले वहां आराम कर सकें। यह गांव उनके लिए एक आशा की किरण था। मीरा, हमेशा आशावादी, ने दूर से फहराते प्रार्थना झंडों के समूह की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन उसके शब्दों में बेचैनी कांप रही थी। यह बेचैनी उनके दिलों में भी थी। झंडे जो कभी चमकीले रंग के थे, अब फीके और फटे हुए थे, जैसे कि समय ने उनकी चमक छीन ली हो। उनकी प्रार्थनाएं हवा में खो गई थी। यह एक संकेत था कि उनकी यात्रा अभी भी कठिनाइयों से भरी थी। गांव वीरान पड़ा था, अपने पूर्व स्व का भूत। पत्थर के घर समय और मौसम से घिसे हुए, खाली आंखों की तरह खुले हुए थे। सन्नाटा घबरा देने वाला था। केवल टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हवा की शोकाकुल आह से टूटता था। Days old, untouched. No one has been here for some time. देव झुककर एक लंबे समय से बुझी हुई आग की राख की जांच कर रहा था। प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा भारी लग रहा था, अनदेखी निगाहों से भरा हुआ। वे कहाँ गए होंगे? प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा के लगातार कराहने से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आरव, उसकी निगाह दूर, सुनता नहीं लग रहा था। उसने एक उंगली एक टूटते हुए प्रार्थना चक्र पर फीके हुए शिलालेख पर फिराई। पहाड़ उन लोगों से फुसफुसाते हैं जो सुनते हैं। इसका क्या मतलब है? मीरा ने भौहें चढ़ाई। आरव ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। ये जगह, इसमें उन लोगों को अपना बनाने का एक तरीका है जो बहुत देर तक रुकते हैं। वे आगे बढ़ते रहे। परित्यक्त गांव उनके पीछे के परिदृश्य में लुप्त होता गया। यह गांव कभी जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब यह केवल एक भूतिया खंडहर था जो समय की मार झेल चुका था। हर कदम के साथ वे उस अतीत की गूंज को महसूस कर सकते थे जो अब केवल कहानियों में जीवित था। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, आरव, उनके समूह का विद्वान, उस मठ की कहानियां सुनाता गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उसकी आवाज में एक रहस्यमय आकर्षण था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। वह बताता गया कि कैसे यह मठ कभी ज्ञान और शांति का केंद्र था, लेकिन अब यह केवल एक रहस्य बनकर रह गया है। यह प्राचीन है, सदियों पुराना। यह मठ समय की परतों में छिपा हुआ है और इसके पत्थरों में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। कानाफूसी की जाती है कि यह समय से भी पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मठ एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था जो अब केवल धुंधली यादों में जीवित है। यह किस तरह का मठ है? क्या यह केवल एक धार्मिक स्थल था या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? प्रिया ने पूछा। उसकी जिज्ञासा उस बेचैनी के बावजूद बढ़ गई जो उसे कुतर रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो यह दर्शाती थी कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए कितनी उत्सुक थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक बौद्ध भिक्षुओं के लिए
एक शरण स्थली थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां वे ध्यान और साधना करते थे और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। अन्य लोग एक गहरे उद्देश्य, निषिद्ध अनुष्ठानों और प्राचीन भूले हुए देवताओं के बारे में फुसफुसाते हैं। यह मठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां गुप्त अनुष्ठान और रहस्यमय क्रियाएं होती थीं। फेरी टेल्स टू स्केयर चिल्ड्रन। ये कहानियां केवल बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इन सब बातों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एवलांच, मे बी, या फिर कोई बीमारी। यह सब प्राकृतिक आपदाओं या बीमारियों का परिणाम हो सकता है और इसमें कोई रहस्य नहीं है। ऐसा रिमोट एरियाज में होता रहता है। इन दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं आम हैं और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन देव भी उस परेशान करने वाले माहौल को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सका। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे लगातार परेशान कर रही थी, जो उन्हें कफन की तरह चिपका हुआ था। यह माहौल एक कफन की तरह उनके चारों ओर लिपटा हुआ था और हर कदम के साथ यह और भी गहरा होता जा रहा था। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहरा होता गया। केवल जमे हुए मैदान पर उनके जूतों की कमी से टूटता था। यह ठंड और सन्नाटा एक अजीब सी भयावहता को जन्म दे रहे थे, जो उनके दिलों में डर पैदा कर रहे थे। हर परछाई तड़पती हुई लग रही थी। हवा का हर झोंका एक फुसफुसाती चेतावनी लेकर आ रहा था। यह चेतावनी उन्हें आगाह कर रही थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा और उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। प्रिया ने मठ की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। यह खिंचाव इतना गहरा था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक ऐसी अनुभूति जो उनके हर कदम के साथ तेज होती गई। हर कदम के साथ यह खिंचाव और भी गहरा होता गया, जैसे कि मठ की ओर बढ़ते हुए वह किसी प्राचीन रहस्य के करीब पहुंच रही हो। यह डर नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक अजीब सी शांति थी जो उसे इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह ज्यादा ऐसा लग रहा था पहचान, जैसे वह इस जगह को पहले से जानती हो, मानो यह जगह उसके अतीत का हिस्सा हो, मानो उसका कोई हिस्सा गहरे अंदर दबा हुआ इस पल का इंतजार कर रहा हो। यह एहसास इतना गहरा था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, वह इसे समझा नहीं सकती थी, लेकिन यह एहसास इतना प्रबल था कि वह इसे नकार नहीं सकती थी। लेकिन वे जितने करीब पहुंचते गए, उतना ही उसे घर वापसी का अजीब सा एहसास होता गया। यह एहसास उसे और भी गहराई से खींच रहा था, उतना ही उसे घर वापसी का अजीब सा एहसास होता गया। यह मानो वह अपने घर लौट रही हो, एक ऐसा घर जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसे जानती थी। क्या तुम ठीक हो प्रिया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम दूर दूर सी लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है, कोई आवाज जो सिर्फ मैं सुन सकती हूँ। जैसे कोई मुझे बुला रहा है। ये आवाज इतनी स्पष्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। प्रिया झिझकी। यह सुनिश्चित नहीं थी कि अकठनीय को कैसे समझाया जाए। यह अनुभव इतना गहरा और रहस्यमय था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह सुनिश्चित नहीं थी कि अकठनीय को कैसे समझाया जाए। वह खुद भी इस अनुभव को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। एल्टीट्यूड का असर है। यह ऊंचाई का प्रभाव हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग पर असर डाल रहा है, दिमाग पर असर कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें जल्द ही आश्रय ढूंढना होगा। लेकिन वह भी उस तरह से नहीं चूक सका जिस तरह प्रिया की निगाह आगे के रास्ते पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें आशंका और लालसा के अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं। उसकी आंखें आशंका और लालसा के अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं। सूरज ढलने लगा, बर्फ से ढके परिदृश्य में लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। बर्फ से ढके परिदृश्य में लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। यह दृश्य और भी रहस्यमय और भयानक हो गया था। उनके पास दिन का उजाला खत्म हो रहा था और तापमान तेजी से गिर रहा था। यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी और तापमान तेजी से गिर रहा था। यह ठंड और अंधेरा उन्हें जल्द ही आश्रय ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा था। हमें जल्द ही आश्रय ढूंढना होगा। ये ठंड और अंधेरा हमें और भी मुश्किल में डाल सकता है। हम खुले में रात नहीं बिता पाएंगे। हमें जल्द ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी।